हाय, वेलकम टू वेल्दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीए गुंजन राठौड़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है और इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल क्यों होने वाली है? ये वीडियो आपके लिए इसलिए यूजफुल होने वाली है क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि अगर जब भी आप सुनते हैं ना कि जीडीपी बढ़ रहा है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले पाएँ कि आपको मार्केट में कब कितना निवेश करना है, कितना अमाउंट कब डालना है, कब मार्केट से अमाउंट निकालना है। वो सारे डिसीजंस आप सोच समझ के ले पाएँ और साथ ही आपको पता चले जब भी आप सुने कि क्या मतलब इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट पे अगर जीडीपी बढ़ता है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसीलिए चलिए मैं इस बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको सारे टर्म्स बताऊंगी, सबका आपस में रिलेशन बताऊंगी और साथ ही इन सबका मार्केट पे बताऊंगी कि क्या इम्पैक्ट होता है। तो बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ और समझते हैं अब हम कि जीडीपी आखिर होता क्या है। तो जीडीपी क्या होता है ना, जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं उन्हें इसकी फुल फॉर्म वगैरह याद होगी और पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिससे कि जीडीपी निकलता है। मगर अभी हम चूंकि टेक्निकल टर्म्स में ना जाके एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझने वाले हैं ताकि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए, तो इसलिए मैं समझाती हूँ कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। मतलब कि किसी भी एक कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू क्या है उसे हम जीडीपी कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह का इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री है, इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी है। इसका मतलब बैरोमीटर क्या होता है कि ये चीज मेजर करने के काम आती है। तो इसमें हम क्या जीडीपी क्या मेजर करने के काम आता है कि इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है। मतलब कि कह सकते हैं कि अगर हायर द जीडीपी तो मतलब अच्छी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, और कह सकते हैं कि अगर जीडीपी अच्छा नहीं है, लोअर है जीडीपी, तो इसका मतलब कि जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये हो गया जीडीपी का सिंपल सा मतलब। अब समझते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन क्या होता है और उसी के साथ हम समझेंगे इन्फ्लेशन और जीडीपी का आपसी संबंध। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। महंगाई मतलब कि क्या होता है कि जब पूरे मार्केट लेवल पे साथ में सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट प्राइसेस है वो बढ़ जाती है, उससे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो ये हो गया इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब। जबकि मतलब पूरे होल मार्केट लेवल पे प्राइसेस किसी की बढ़ रही है तो इसका मतलब कि इन्फ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी। तो अब इन्फ्लेशन से क्या होता है कि हमारा परचेसिंग पावर जो होता है वो कम हो जाता है। परचेसिंग पावर मतलब कि अब आज एप्पल ले लो कि अगर एप्पल थे वो पहले में 100 रुपीज में पर केजी ले पा रही थी, तो अब उसकी पर केजी की जो कीमत है वो 80 रुपीज हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 80 रुपीज स्पेंड करके पहले अगर सपोज मुझे 1 किलो एप्पल मिलते थे, तो अब 80 रुपीज स्पेंड करके क्या मुझे 1 किलो मिलेंगे? नहीं, मुझे अब उससे कम एप्पल मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा परचेसिंग पावर है वो अब कम हो चुका है। तो ये हो गया इन्फ्लेशन का मतलब और परचेसिंग पावर का मतलब। तो अब हम समझते हैं कि जीडीपी इन्फ्लेशन से किस तरीके से जुड़ी हुई है। तो देखो समझो कि अगर जीडीपी बढ़ रही है, सपोज कि हाई है जीडीपी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। फैक्ट्रीज में वर्कर्स ज़्यादा हायर करे जा रहे हैं, उनको जो सैलरी है अब ज़्यादा लोगों में बढ़ रही है सैलरी। तो इससे क्या होगा कि जो परचेसिंग पावर है ना वो लोगों के पास ज़्यादा आता जा रहा है। मतलब कि पहले अगर 100 लोग एम्प्लॉयड थे किसी फैक्ट्री में, और अब जीडीपी बढ़ने की वजह से जो डिमांड है वो बढ़ गई है और अब 120 एम्प्लॉयज हो गए हैं, तो अब ज़्यादा सैलरी आई है। मतलब कि 20 लोगों के पास एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर आया है। तो अब एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर आया है तो जाहिर सी बात है कि अब डिमांड मार्केट में जो है वो बढ़ गई है। अब डिमांड बढ़ गई है तो इससे क्या होगा कि आप जानते हैं कि सप्लाई जो है वो तो लिमिटेड रहती है, और अगर डिमांड बढ़ जाती है तो ऐसे में प्राइसेस जो है वो राइस हो जाते हैं। तो ऐसे में प्राइसेस जो है वो राइस हो जाते हैं। तो अब प्राइसेस राइस होते ही क्या होता है ना कि मार्केट में इन्फ्लेशन आने लगता है। तो देखो अब आपने समझा कि रिलेशन क्या हुआ। रिलेशन हुआ सिंपल सा कि जब जीडीपी बढ़ी तो इससे क्या हुआ कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली नहीं, ठीक है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ गया है। देखो हमेशा क्या होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर जीडीपी बढ़े तो इन्फ्लेशन आए और अगर जीडीपी ना बढ़े तो इन्फ्लेशन ना आए। आपने टर्म सुना होगा स्टैगफ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन जो जीडीपी है वो स्टैग्नेंट है। मतलब कि जो जीडीपी है वो वहाँ जहाँ थी वहीं की वहीं है। इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ये क्या होता है कि कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन भी होती है, मगर ये कह सकते हैं हम कि एक तरह का एक्सेप्शन है। बट नॉर्मली केस में बात करें तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और अगर जीडीपी कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो ये हमने समझा कि इनका आपसी संबंध क्या होता है।
अब हम समझते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है और इसे कौन डिसाइड करता है? इसे जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है वो डिसाइड करती है। आरबीआई क्या करता है ना, वो पूरा हमारा जो इंडिया का है वो सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक है तो उसके उसी के अंडर जो बाकी के सारे बैंक से, जो भी ज़्यादातर अच्छे अच्छे बैंक से, बड़े बड़े बैंक से, सब कुछ सबका जो करता धरता है, जो सबका मालिक है वो तो है आरबीआई, ठीक है। तो अब क्या है कि हर एक बैंक को आरबीआई के नियम पूरे फॉलो करने पड़ते हैं। आरबीआई की रेट होती है रेपो रेट। तो आरबीआई क्या करता है कि जब अपनी रेपो रेट बढ़ाता है घटाता है तो उससे बैंक्स पे इफेक्ट पड़ता है और बैंक्स भी अपनी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो अब इंटरेस्ट रेट अब कैसे बढ़ती घटती है ये तो हमने समझ लिया। अब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच का संबंध क्या है? तो इसका संबंध बहुत सिंपल सा है। देखो, अगर इन्फ्लेशन सपोज 8% है और इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में 6% है, ठीक है। तो अब क्या करती हूँ कि अगर मैं बैंक में 1 साल के लिए एफडी करवा लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, मुझे 6% मिलेगा। लेकिन उसमें अगर सपोज मैंने आज 100 रुपये करवाए हैं एफडी में, तो मुझे अगले साल मिलने वाले हैं 106 रुपये। लेकिन 8% इन्फ्लेशन की वजह से जो मार्केट में आज जो 100 रुपये हैं उसकी कल को जाके, मतलब कि 1 साल बाद जाके उसकी क्या प्राइस हो जाने वाली 108 रुपये। तो मुझे तो देखा जाए तो 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, राइट। तो मैं क्यों अपना पैसा उस जगह डालूंगी जहाँ पे मुझे सिर्फ 106 रुपये मिलेंगे? मैं चाहूंगी कि मेरा पैसा जो में है वो मैं ऐसी जगह निवेश करूं जहाँ पे कि मुझे एटलीस्ट इन्फ्लेशन से तो ज़्यादा ही पैसे मिले। मतलब कि कम से कम मेरा जो रिटर्न होना चाहिए वो 108 रुपये से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, ताकि मेरे पास अगर 109 आता है, 110 आता है, 111, 12, 13 कुछ भी आता है तो मुझे कम से कम प्रॉफिट तो हो। क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मेरे हाथ में 100 रुपये हैं तो वो तो अगली बार जाके, मतलब आपने अगर फिनेंस वगैरह आप इन सब के बारे में पढ़ा होगा तो आप एक चीज़ होती है कि मतलब जो पैसे जो आज है उसकी कल को कीमत क्या होती है। तो अब वो जो 100 रुपये है ना, अगर वो मैं आज रखे रहने देती हूँ तो इन्फ्लेशन की वजह से अगर मुझे 100 रुपये में कुछ चीज़ मिलने वाली है तो कल को वो जाके 108 के रुपये मुझे खर्च करने पड़ेंगे तो वो चीज़ मिलेगी। ये होता है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। तो सिंपल सी बात है कि मैं आज 106 वाले रुपए में मैं उसमें एफडी में तो ना डालना चाहूंगी। तो इससे क्या होता है कि मैं ऐसा कोई जगह इन्वेस्ट करूंगी जहां पे कि मुझे 8% से ज्यादा हाई का रिटर्न मिले। तो अब देखो क्या होगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर इन्फ्लेशन जो है, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट उस इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उस सिक्योर वाले जो एफडी है मैं वहां पे निवेश ना करके मैं भली ज्यादा जोखिम ले लूंगी, मगर मैं सोचूंगी कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मेरे पास जो है मैं लॉस में तो ना रहूं, मेरा वो 106 मेरे 2 रुपये का जो लॉस हो रहा था वो तो ना रहे। तो मैं इससे क्या होगा कि जो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा बहुत रिस्क लेके लेकिन वो मार्केट में निवेश कर देंगे। तो इसका मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इन्फ्लेशन से इतना कम है कि वो उसको बीट नहीं कर पा रहा है तो मार्केट में निवेश ज्यादा होने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आरबीआई के नॉर्म्स की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है और वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रही है, मतलब कि 10% हो चुकी है और इन्फ्लेशन जो है वो 8% है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं रिस्क क्यों लेना चाहूंगी। मैं क्या चाहूंगी कि अरे यार ठीक है, मुझे एफडी में मुझे बैंक के साथ ही अगर मुझे सिक्योर रिटर्न मिल रहा है 10% का तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से अगर वो 108 रुपये भी होगा आज जो मेरे पास 100 रुपये हैं तो मेरे पास एफडी से 110 रुपये भी तो हो जाएंगे 10% की रिटर्न के हिसाब से। तो मैं जाहिर सी बात है कि मुझे 2 रुपये का तब प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट रेट की वजह से। और मैं जो है मैं मार्केट में निवेश ना करके, मैं ज्यादा जोखिम ना उठा के मैं उस जगह निवेश करूंगी जो मेरे लिए ज्यादा सिक्योर है, मतलब कि बैंक। तो अब आपने सोच समझा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का आपसे संबंध होता है और किस हिसाब से एक इन्वेस्टर, कोई भी हमारे जैसा नॉर्मल इंसान, किस हिसाब से उसमें फैसला लेता है। तो ये हमने समझा सिंपल सा मतलब। तो चलिए, अब आशा करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और आप जो इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ये जो बड़े बड़े टर्म्स हैं इनका सिंपल मीनिंग समझ के और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के ये वर्क करते हैं, क्या इनके बीच में रिलेशन होता है और ओवरऑल ये क्या इम्पैक्ट देते हैं मार्केट में। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को इसी तरीके की मोर यूज़फुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही अगर आप स्टॉक ब्रोकर हैं, अगर आप सीए हैं, अगर आप वेल्थ मैनेजर है या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो आप अगर अपने क्लाइंट्स के जो मल्टीपल पोर्टफोलियोज को ट्रैक करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, तो अभी हमारा वेल्दी पार्टनर ऐप भी जरूर से डाउनलोड कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।